सुना हो, लेकिन पता नहीं आदत पड़ गई है अब तो। कुछ तो दिक्कत है। बाकी ये बताओ आज तो प्रॉपर है कि नहीं भाई? देखो आते देश हैं लेकिन मजा पूरा देते हैं, ये तो बात नोटिस करोगे है कि नहीं? राधे आधे दिव्यांग बात नोटिस करोगे है कि नहीं? राधे आधे दिव्यांग में कौन है? एकदम टैग करके राधे राधे कर रहे हैं। एसएससी वाली यूपीएससी झेल नहीं पाओगे तुम, ग्रास हॉपर हो, मीर 55 और उसके बाद एक स्माइली का निशान। बेटा तुमको हम देख रहे हैं पहली क्लास से तुम इस टाइम किए जा रहे हो, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, मकसद क्या है? तो मकसद क्या है ये बताओ पहले, तुमको किसने भेजा है, क्या मकसद है तुम्हारा? एसएससी झेल नहीं पाओगे तुम। किया जा स्टार्ट। सही बात, 11th क्लास के इनफ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 11th क्लास के वो कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं तुम यार, मतलब क्या बात कर रहे हो? 11th क्लास एनसीईआरटी का तुम बोलो 11th के लिए इनफ है क्या? ये तो वही हो गया कि मतलब वही हो गया, बस समझ लो अपने हिसाब से। चलो भाई तो शुरू करते हैं। चलो भाई तो मजे के लिए शुरू हो है, तो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो समुद्र है और जो ये मतलब ये महासागर इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये कॉन्टिनेंट है, इनका बंटवारा। ठीक, देखो सीधा हम हिट करते हैं पॉइंट पे, मतलब मजा लेना हो तो सीधा पॉइंट पे किया जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब पहले घूम के ना, सीधा पॉइंट पे सीधा। देखो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंट जो है हमारे अर्थ में 29% है, ठीक है, और रिमाइंडर रिमाइंडर मतलब 71%, रिमाइंडर सुनकर डर लगने लगता है, मैथ टीचर याद आती है उसकी मार्क याद आने लगती है। तो 29% यहाँ पर जमीन है और 71% पानी है, ठीक है। फिर एक दिन मतलब क्या हुआ, ये बात छिड़ी। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन, यू विल सरप्राइज बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्टलाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द ओशन। नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ द सिमिलरिटी एंड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका, ये सब फाउंड कर। तो देखो इन्होंने बोला कि तो जो तुम मैप ऑब्जर्व करोगे तुम ये पाओगे, जैसे आज का मैप ये है कि बड़ा मतलब ऐसा टाइप लग रहा है, इसको यहाँ ले जाओ तो फिर हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ तो यहाँ घुस जाएगा, तो मतलब ये इसको ले जाओ तो यहाँ घुस जाएगा, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये सब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब कभी एक रहे होंगे, ऐसा देख के समझ में आता था। और जब समझ में आता था तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इसको लेकर अपनी अपनी थ्योरी देने शुरू किया। तो सबसे पहले जो अब्राहम ऑर्टिलिस करके हुए नेदरलैंड के मैप मेकर, यानी कि मैप बनाने वाले, तो उन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी पॉसिबिलिटी प्रपोज करी कि हाँ इस तरह का 1596 उन्होंने बोला। एक सेकंड थोड़ा सा अपने पैर की जो है हाइट बढ़ा लेते हैं तो गर्दन दर्द करने लगती है। ठीक है, तो अब्राहम ऑर्टिलिस ने सबसे पहले बोला कि इस तरह से ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये कभी एक रहे होंगे, मतलब इस सब के सब कभी एक रहे होंगे, ये पॉसिबिलिटी जो है। तो हार्ड डे क्या होता है क्वेश्चन आप बताएंगे, फन ड्रॉप प्लीज यार, यहाँ पर पढ़ लो, स्पैम पे स्पैम किया जा ब्लॉक कर देंगे, दिमाग पे खराब हो जाता है इसी में स्पैम में। कृपया करके पढ़ लेना, क्लास के शुरू में माहौल थोड़ा सा बनाना होता है कि हाँ यार कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव किया, पहले से क्वेश्चन पुट करने लगता हूँ। तो इट वॉज अल्फ्रेड वेगनर। तो फिर दूसरे अंटोनियो पेलेग्रिनी, इन्होंने भी थोड़ा बहुत बताया, 3 कॉन्टिनेंट को ड्रॉ, लेकिन नाम ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन तो नाम है अल्फ्रेड वेगनर का, जिनका नाम जो है इतिहास के नहीं भूगोल के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में तो नहीं, लेकिन जैसे भी है लेकिन लिखा गया है सारी ज्योग्राफी किताबों में, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी वही आज तक हम यूज़ करते हैं, और वही हमें बता दिया कि किस तरह से जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट हैं वो एक रहे थे कभी, और इस थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 1912 में उन्होंने थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग अल्फ्रेड वेगनर जी के अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितना भी जमीनी वाला हिस्सा जमीन का, वो एक साथ रहा था कभी पहले, बहुत पहले, और मेगा ओशन था, यानी कि एक बहुत बड़ा समुद्र था, यानी कि सारा जो कॉन्टिनेंट है वो एक साथ था और सारा जो समुद्र है वो एक साथ था। जो सारा कॉन्टिनेंट एक साथ था वो पेंजिया, और जो सारा समुद्र एक साथ था, पानी एक साथ था, वो पेंथालासा। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? देखो ये पेंजिया और ये जो पूरा पानी है एक साथ हो गया पेंथालासा। भैया पानी तो आज भी जुड़ा है, ये आज की प्रक्रिया है, आज का मैप है, तो पानी तो जुड़ा है। देखो ये अटलांटिक ओशन का देखो सदर्न ओशन से जुड़ा हुआ है, ये पैसिफिक से जुड़ा भी हुआ है, ये इंडियन से भी जुड़ा हुआ है, समुद्र तो आज भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉन्टिनेंट जो है आज से काफी साल पहले कॉन्टिनेंट एक जैसे, मतलब एक साथ थे एकदम, सब एक साथ थे एकदम गले मिलके। फिर अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, प्रूफ क्या है? तो पहली बात तो पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट, यानी कि फिर बोला गया कि जो पेंजिया पूरा जो ये आपका कॉन्टिनेंटल मास है ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला कहलाया लॉरेशिया और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। समझ में आती है बात? पूरा जो जमीन है एक साथ था, फिर एक दिन टूट गया, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। देखो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, समझ में ऊपर निकल गया, नीचे धीरे धीरे वो नीचे जाने लगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे नीचे। फिर जब इनसे प्रूफ मांगा गया तो उन्होंने कोई नहीं करता, देते हैं प्रूफ, तो ये क्या करते हैं प्रूफ देना शुरू किया। पहले तो उन्होंने बोला कि तुम सीधा सीधा दिख नहीं रहा, तुम्हें जिग्स ऑफ इट है। जिग्स ऑफ इट का मतलब है कि सिंपल अगर आप ये मैच करवाओ, वही जो मैं चीज बोल रहा था, कोई आज का प्रेजेंट का मैप है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो साउथ अमेरिका इस तरह से अगर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ऐसा फिट हो जाएगा ये पूरा, ये उभरा वाला पोर्शन इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो पूरा फिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं जिग्स ऑफ इट। आई थिंक इसमें तो समझ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट मैप ये सब छोड़ दो, वो चीज़ आप याद रखो। बुलेट का नाम मैसेज बहुत ज़्यादा कभी पूछा नहीं है, कभी भी नहीं पूछा, लेकिन ठीक है बुलेट ने जो है बेस्ट फिट वगैरह के बारे में थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करके बताया था, लेकिन ये सारे प्रूफ जो है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी उसके प्रूफ हैं, ठीक है। और रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस, जो चट्टान है आप खुद सोचो यार, अगर ये एक रहे होंगे, अगर मान लो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का भी एक रहे होंगे, तो यहाँ पे जो चट्टान मिल रही है और यहाँ पे चट्टान मिल रही है, इन दोनों रॉक्स की जो एज होगी, जो उम्र है, वो बराबर होगी, बराबर निकलेगी। जब यहाँ की हमने रॉक देखी, जब यहाँ की रॉक हमने देखी तो हमें एज बराबर मिली। हम रॉक की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग की तरह, ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये वाली डेटिंग नहीं बेटा, है ना, ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, जहाँ पर हम कार्बन के C14 आइसोटोप का यूज करके क्या करते हैं, रॉक की एज निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रूफ तुम्हें मिल गया, तीसरा भी लो तुम, तीसरा है टिलाइट। ये टिलाइट क्या है? तो टिलाइट एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट यानी ग्लेशियर के जमाव से बनती है। अब आज से बहुत साल पहले मतलब बहुत साल पहले, पुरातन की बात है ये, आज से लाखों साल पहले इस तरह से नदियां वदियां तो थी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो बाद में बने। तो फिर क्या था? तो फिर वो था आपका, अगर आपको याद हो, आइस एज। याद है कुछ? प्लेस्टोसीन जिसको बोल रहे थे। अभी हम कहाँ जी रहे हैं? अभी हम जी रहे हैं होलोसीन में। तो प्लेस्टोसीन तो आइस एज था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ था, ठीक, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो बर्फ क्या है? बर्फ जो धीरे धीरे वो भी चलेगी, बर्फ भी चलती ना, है कि नहीं? ग्लेशियर जो है वो भी मूव करता है, इतना तो समझ में आती है बात कि नहीं सिर्फ पानी मूव कर सकता है, ग्लेशियर को भी हल्का सा ढलान मिलेगा तो भी मूव करेगा, भले धीरे मूव करेगा लेकिन मूव तो करेगा ही ना। लेकिन पता है तुम्हें कि अभी जब हम लैंडफॉर्म चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें पाओगे, कल परसों से हुए थे, ठीक है, तो तुम्हें पाओगे कि रिवर चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, लेकिन उनका ग्लेशियर चलते हैं लेकिन धीमे धीमे चलते हैं, लेकिन ग्लेशियर का मास बहुत ज्यादा होता है। मास यानी कि जो द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो इरोजन धीरे धीरे करते हैं लेकिन तगड़ा लेवल करते हैं। तो उसी की वजह से जो रॉक बनी, चट्टान बनी, उसको टिलाइट बोलते हैं। ये एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ग्लेशियर के डिपोजिशन की वजह से बनी है। यहाँ से सवाल बनने के काफी चांसेस है। मेरा ऐसा जो गट है वो बोल रहा है मुझसे कि एक टीचर तुम अपने स्टूडेंट्स को बता दो ये जो है आने वाला है, तो इसलिए हम तुमको बता रहे हैं क्योंकि हमारा गट हमसे बोल रहा है ये आ सकता है कि टिलाइट जो है ये तो पिछले चैनल सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन कैसे बनी है? डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर से। ना ये भी पढ़ लेते हैं बाकी की चीजें। दी गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना सिस्टम क्या है सर?
गोंडवाना सिस्टम ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये जो सदर्न वाला हमने देखा गोंडवाना लैंड है, तो अब देखो ये है इंडिया अपना, इंडिया इसी में समाया हुआ है, तो इंडिया किसका पार्ट हुआ? गोंडवाना लैंड का। समझ में आती है बात कि इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट। यहाँ तैतीस आ गया, फिर धीरे धीरे आया, हो सकता है आप में से काफी लोग ये जो कहानी हो पता हो, नहीं भी पता तो आगे देखेंगे, लेकिन ये कहानी तो समझ में आ गई ना कि हम इंडियंस जो है गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ठीक, एट द बेस ऑफ द सिस्टम तो वही चीज़ है कि 6 डिफरेंट लैंड मासेस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर फाउंड इन अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब इन जगहों में हमें वो पर्टिकुलर जो टिलाइट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। समझ आई बात? प्लेसर डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? तो गोल्ड डिपॉजिट को प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन दी घाना कोस्ट, तो जो भी ये बड़े प्रेशियस मेटल होते हैं जैसे गोल्ड वगैरह, तो इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि घाना कोस्ट, घाना कहाँ है? अफ्रीका में। घाना कोस्ट जो है घाना वो यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि घाना कोस्ट में तुमको मिल रहा है सोना, घाना कोस्ट में तुमको मिल रहा है सोना। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, ये घाना कोस्ट। ठीक है, अब घाना कोस्ट में तुमको मिल रहा है सोना। अब ये जो सोना तुम्हें मिल रहा है घाना कोस्ट में, इसका सोर्स तो कहीं है ही नहीं आसपास, तो फिर आया कहाँ पे? ये आया कहाँ से? इसका सोर्स यहाँ पर पाया गया। गोल्ड में वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर नसें, जिसमें क्या बहता है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड बहता है, वो वाली नसों की बात नहीं हो रही है। ये जो है वेन्स है, मतलब ऐसे 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 जहाँ से गोल्ड निकलता है, उसकी वेन्स जो है यहाँ पर देखने को मिली। तो ये यार समझ में आई बात कि हाँ ये कभी एक साथ कभी जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रॉक की पहला हमने पढ़ा क्या जिक्स ऑफ इट, फिर हमने पढ़ा कि जो रॉक किया जहाँ वो रॉक किया जहाँ लाइट डिपॉजिट हमें देखने को मिले, फिर हमें देखने को मिला गोल्ड डिपॉजिट जो यहाँ पे है उसके सोर्स तो यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो कोई सोर्स है नहीं, तो यहाँ गोल्ड आया कहाँ से? यहाँ से कभी एक रहे होंगे। समझ नहीं बात? प्लेसर डिपॉजिट वाली गोल्ड डिपॉजिट देख लो, घाना वाला गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना डिराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटिव दिखा दिया, वो जो ये था ना ये अफ्रीका के घाना था, और वो जो तुमने दिखाया तो ब्राजील था। अगर नहीं पता आपको तो वैसे तो आई थिंक पता होगा ना कि ब्राजील आपका साउथ अमेरिका में। बाकी हम भले इस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट, लेकिन जो इस चीज़ को कि भाई ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, इस कॉन्टिनेंट में ये देश है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये प्लेटिव है, ये लैंड, ये ग्रासलैंड, वो सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी जितना एनसीईआरटी में आराम से करो, ठीक है, फिर जितना जो एक्स्ट्रा बचेगा एक्स्ट्रा स्टफ हम बाद में करेंगे उसको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, जीवाश्म। जीवाश्म में क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं मर जाते हैं, दब जाते हैं, धीरे धीरे फॉसिल बन जाते हैं। अच्छा बताओ कौन सी चट्टान होती है? जो कल पढ़ाए थे 3 तरह की रॉक, इग्नियस यानी आग्नेय जो कि प्राइमरी रॉक होती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनती है, मेटामॉर्फिक रूपांतरित फिर कायांतरित जो कि किससे बनती है? मेटामॉर्फोसिस यानी कि चेंज इन फॉर्म से बनती है, और तीसरी सेडिमेंटरी यानी अवसादी चट्टान। ठीक है, तो इन तीनों में से किसमें तुमको देखने को मिलेगा फॉसिल? तो व्हेन आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अडैप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द मरीन बैरियर। क्या लिखा हुआ है? जब आइडेंटिकल स्पीशीज प्लांट और एनिमल की, ऐसा नहीं कि पेड़ मर गया और दब गया तो वही फॉसिल, भैया जानवर ही मर जाते हैं तो भी जीवाश्म बनता है। तो व्हेन आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अडैप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर are found on either side of the marine barriers. A problem arises regarding accounting for such distribution. The observation that lemurs occur in India, Madagascar, Africa led some to consider contagious landmass Lemuria. बोल रहा है कि जब हम ये देखते हैं कि जो जानवर यहाँ मिल रहा है वही जानवर यहाँ मिल रहा है, जो जानवर यहाँ मिल रहा है वही जानवर यहाँ मिल रहा है, वही जानवर यहाँ मिल रहा है, तो ये जानवर के समुद्र क्रॉस कर गया, ये जानवर के समुद्र क्रॉस करके आ गया, नहीं गया, तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि ये कभी एक रहे होंगे, तो ये मतलब एक रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से वो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, ये है मेडागास्कर का। समझ में आई बात? इतनी हजम हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्योंकि बाकी लोग हजम नहीं हो रही थी कि ये जानवर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कैसे? तो फिर इन लोगों ने बोला अच्छा तो ये बात है, एक रहे होंगे कभी, तो ये हुआ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल देख लिया। ठीक है, वही जीवाश्म लेमुरिया। बाकी जो है अब यहाँ पे तुम वही जो सारे फैक्ट दिखाए फैक्ट को एक मैप के तहत देख सकते हो तुम कि कभी एक साथ जुड़े थे, ये फॉसिल जो जीवाश्म है वो हमें एक साथ देखने को मिले। ठीक है, जीवाश्म सब एक साथ जुड़े हुए थे, खत्म बात। ऑलराइट, चलो इसको हटा देते हैं अभी। तो अब आते हैं, जब वैज्ञानिक जी से पूछा गया अच्छा वैज्ञानिक जी ये बताओ तुम प्रूफ तो दे डाले, प्रूफ तो तुम दे डाले, ये बताओ ये मूव किया तो किया क्यों कॉन्टिनेंट, कौन खींच रहा था इनको रास्ता लगा के? तो वैज्ञानिक जी भी लाइक इस केजरीवाल हुए पूरा, चाहे जितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो लेकिन प्रूफ मांगना इनको, तो मांगा प्रूफ। और फिर जो है वैज्ञानिक जी जो है फिर उन्होंने बोला आओ तुम्हें प्रूफ भी देते हैं उसका। तो फिर उनसे जब फोर्स पूछा गया ड्रिफ्टिंग का, तो उन्होंने बोला कि देखो पोलर फ्लिंग फोर्स है, पोल की तरफ ऐसा अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी तरफ चीजें पोल की तरफ भागना चाह रही हैं, पोल की तरफ भागने चाह रही हैं, तो पोल की तरफ भागने वाला बल लग रहा है उसकी वजह से, और एक टाइडल फोर्स। टाइडल आई थिंक आपको पता होगा, नहीं बताया मैंने, बिल्कुल आगे करता हूं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जैसे अर्थ है, मून है, ये सन है, डिफरेंट पोजीशंस होती है टाइड्स की। ठीक है, तो ये हम एक पोजीशन ले रहे हैं जिसमें कि ये आपका थोड़ा बड़ा बना देते हैं सो दैट कि लॉजिकल लगे, ये भी सन तो बड़ा होता है, तो ये सन हो गया, ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं? खींचते हैं, मून और सन एक तरफ खींचते हैं, तो पानी जो है इस तरह से इनकी तरफ चला जाता है, उसको टाइड बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी को क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। बोले तो बोल रहे हैं वैज्ञानिक जी कि इसी पोल ये जो टाइडल फोर्स है इसकी वजह से कंटेंट रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था वैज्ञानिक जी का कहना। जब उनसे बार पूछा गया कि पहले प्रूफ दिया, फिर बोले कि बताओ ये मूव क्यों कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने रीजन दिया, लेकिन इस बार वैज्ञानिक जी गलत निकले। इस बार लोग समझ गए नहीं ये रॉन्ग नंबर है, कुछ तो है गड़बड़। तो फिर आए हमारे पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, यानी कि बाद में थ्योरीज निकल के आई। ठीक है, जिसमें कि एक थ्योरी निकल गया जिसका नाम पड़ा कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये थ्योरी दी आर्थर ओम्स ने 1930 में, जब उन्होंने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी कन्वेक्शन करंट की ऑपरेटिंग इन दी मेंटल पोर्शन। अब अगर तुम ये पूछो सर मेंटल क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, चप्पल निकालूंगा, यहीं से फेंक के मारूंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से मैं तुम्हें बता रहा हूं मेंटल। अगर तुमने ये समझ ना आई तुम्हें बात, तो मेरा मेंटल पीस खराब हो जाएगा तुम्हारा भी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मेंटल जो है ये बीच वाली लेयर है। ठीक है, तो बीच वाली लेयर मेंटल में कन्वेक्शन करंट चल रहा है। किसका कन्वेक्शन करंट? तो किसी ने कहा नहीं भाई एस्टेनोस्फीयर का। हमने तुम्हें बताया है कि यहाँ भरा हुआ है क्या? एस्टेनोस्फीयर, यही मैग्मा या लावा का सोर्स है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या खाली छोड़ दिया, ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल है, ये दोनों मिलाकर लिथोस्फीयर बन जाता है। तो इन्होंने बोला आर्थर ओम्स ने 1930 में कि इस वाले पोर्शन में देखो, अभी इन्होंने कहीं एस्टेनोस्फीयर का जिक्र किया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम यही पाओगे, हाँ इसी की बात कर रहा है, किसकी? ये एस्टेनोस्फीयर की। तो इन्होंने बोला कि जो एस्टेनोस्फीयर है ना, एस्टेनोस्फीयर में ये कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है। अब कन्वेक्शन क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है किसी भी चीज का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ ओशन वाटर ओशन करंट, और फ्लो ऑफ अभी रुक जाओ, हम जो है बढ़िया सी ड्राइंग बनाते हैं। वैसे तो हमने आगे एक पिक्चर लगा रखी है, लेकिन तुम्हें पता है कि ड्राइंग तो तुम्हें दिखाएंगे, रुकना एक सेकंड। ठीक है, ये मान लो मैग्मा है। ठीक है, ये मान लिया तुमने मैग्मा। अब मैग्मा में हो क्या है? कन्वेक्शन क्या चीज होती है? कन्वेक्शन होता है किसी चीज का राइज करना। तो मैग्मा कैसे राइज करता है? ऐसे राइज करेगा, इधर उधर भागेगा। ठीक है, जब इधर उधर भागेगा तो ये स्पेस को फिल करना, इधर का मैग्मा आएगा ऐसे। तो ये क्या बन गया? कन्वेक्शन करंट साइकिल बन गई है। ये क्या हो रहा है? मैग्मा में इस तरह के कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है, मैग्मा में इस तरह के कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है। इसी मैग्मा में कन्वेक्शन करंट डेवलप होने की वजह से मूव करते हैं कॉन्टिनेंट, ऐसा कहना था आर्थर ओम्स का। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी शांति के लिए कि ये बात सत्य नहीं थी, ये बात सत्य थी, ये बात ट्रू थी। अल्फ्रेड डोनर की बात झूठ थी। झूठ का मतलब कि गलत साबित हुई। ये पोलर फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स कैसे नहीं मूव करते हैं, एक्चुअली में ये मेंटल पोर्शन में भी स्पेसिफिकली एस्टेनोस्फीयर में ये कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उनकी वजह से थर्मल डिफरेंस, टेंपरेचर में डिफरेंस पैदा होता है, उसकी वजह से मूव करते हैं। समझ में आई बात? एक मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कॉन्फिगरेशन रिवील्ड दैट ओशन फ्लोर इज जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ।
इज नॉट जस्ट अ वास्ट पेन बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ। यानी कि जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो फिर लोगों ने सोचा विश्व युद्ध खत्म हो गया, चलो कुछ करते हैं, तो फिर ये गए समुद्र में। समुद्र में अभी तक एक्सपेक्टेशन था एकदम प्लेन पड़ा हुआ है, जैसे केक होता है एकदम प्लेन वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन जब समुद्र के अंदर गए जहाज वाज लेके तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तो कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो रखी है, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, न जाने क्या क्या है, एकदम सरप्राइज हो गए। तो एक्सपेडिशन टू मैप द पोस्ट और प्रोजेक्ट डिटेल पिक्चर ओशन रिलीफ एंड गेट द एक्सटेंस ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंज है, बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज है, डीप रेंजेस हैं, गड्ढे हैं, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन, जो कि कॉन्टिनेंट के मार्जिन के पास लोकेटेड है। समझे बात? द मिड ओशनिक रिज वर फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। द डेटिंग ऑफ द रॉक्स, डेटिंग ऑफ रॉक का मतलब रॉकी एज निकाला फ्रॉम द ओशन क्रस्ट, रिवील द फैक्ट दैट द लैटर इज मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको अभी पॉज कर दो, तुम पॉज कर दो, अभी हमें ये आराम से समझ में आ जाएगी। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, जब तुम्हें सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी समझाएंगे ना तो ये लाइन एकदम से तुमको टिक कर जाएगी, वापस आएंगे इस पे, ठीक है। ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन जब देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ कि पहले तुम्हें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सारी चीज़ों पे आते हैं जिसका थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगेगा हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, वापस आते हैं। ध्यान से समझना छात्र और छात्राओं कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ क्या है, क्या है, कुछ है नहीं है। जुरासिक टाइम पीरियड, जुरासिक मतलब डायनासोर वाला, क्रिटेशियस है इसके बाद 65 मिलियन। तो जुरासिक में कुछ दिख रहा है, कुछ समुद्र ही नहीं बना, बहुत ज़्यादा बन गई। क्या बना? अटलांटिक ओशन। पहले तो नहीं था, पहले तो नहीं था, पहले तो था ही नहीं ना। तो तुम बोलोगे सर ये जो मूव कर गए तो ये पानी आगे भर गया। अच्छा कहाँ तक है पानी? कोर तक। हम पूछ रहे हैं पानी कहाँ तक है? कोर तक है। आपकी कोर तक है क्या पानी? पानी 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 है नहीं, पानी जो है अंदर तक होगा नहीं, कोर तक। पानी जो है हम तुम्हें पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, ये टिप्पी तुरंत बना देते हैं हम लोग। ये थी कॉन्टिनेंटल का, जहाँ पहाड़ मैदान पठार ये सब देखने को मिला था, और यहाँ था जहाँ समुद्र था, पानी पानी था। तो वो ओशन क्रस्ट हम तुम्हें बताए थे कि पानी जिस जमीन के ऊपर, ये पानी जिस जमीन के ऊपर पड़ा है उस जमीन को बोलते हैं, उस भूपटपटी को बोलते हैं क्या? ओशनिक क्रस्ट। ठीक, तो ये बात समझ में आती है कि पानी जो है किसी जमीन के ऊपर तैरेगा, कोर तक तो जाएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इधर उधर जा रहे होंगे तो यहाँ जमीन का निर्माण भी हो रहा होगा। जब ये एक साथ यहाँ पर थे, कुछ नहीं था, अलग चले गए, ठीक है, यहाँ कुछ था ही नहीं। जब ये दूर चले गए तो पानी आके भर गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन किसके ऊपर भरा भाई? इसके ऊपर, कोर तक तो है नहीं। जमीन बनी, जैसे हटा तो जमीन भी बनती गई, और उस स्पेस को फिल करने के लिए पानी आ गया जैसे, और ऐसे ही समुद्र का निर्माण हुआ। समझ में आई बात? ये बात किसने बताई? हैरी हेस ने बताई। इसी को बोलते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी। इसी को बोलते हैं सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी। समझना ध्यान से। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं लगा? डाउट नहीं है? हाँ डाइवर्जेंस में आ रहे थे, डाउट नहीं किसी को? डीजे क्या लिख रहा है? सूर्य प्रकाश है, मतलब कुछ भी मन आ रहा है, डीजे लिख रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं अपना, अपने मजे हम कमेंट में लेंगे, ठीक है, कोई नहीं सर। क्लियर? आपके डिजिटल नोट्स का प्रिंट निकला सकते हैं, नवीन खान जी बिल्कुल निकला सकते हैं। सेव इन्फॉर्म करिए, जाइए आप उसके पास, जो भी आपका जो भी है, मतलब बुक्स वाला, ठीक, क्लियर है? ये बात अच्छी लगी सुन के। सर प्लीज कनेक्शन करंट वाला पॉइंट रिपीट करिए। द रिलेटेबल लाइफ जी, हम ये चीज़ अभी फिर से आएगी, हम एक पिक्चर है उसके थ्रू दिखाएंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना तो जरूर आप कमेंट करिए। हाँ चलो, अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है। तो हैरी हेस जी आए, उन्होंने थ्योरी दी अवेलेबल टाइम वगैरह ने जो बात बोली थी उसमें कोई गलत बात नहीं है कि ये कंटेंट मूव करें, क्यों मूव करें, प्रूफ दिया। गलत तो बस वो बात थी क्यों मूव किए हैं। वो आर्थर होम्स ने केस में सही बताया कि वो कनेक्शन करंट है, एस्टेनोस्फेयर बनना है, ऐसे मैग्मा जो ऊपर नीचे हो रहा है तो मूव करवा रहा है, ठीक। Particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rock from oceanic regions reveal the following. Paleomagnetic का मतलब पिलियो का बहुत पुराने टाइम का जो मैग्नेटिक स्टडीज का रॉक का मतलब अभी हम समझाएंगे। एक्चुअली मैंने बताया था कि जो आउटर कोर होती है उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। उस मैग्नेटिक फील्ड से जो रॉक्स होती हैं एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में खुद को अलाइन कर लेती हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उससे पकड़ में आई कि हाँ ओशन में भी कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और वो क्या हो रहा है अभी यहाँ समझ में आएगा। ये जो 5 पॉइंटर लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपके सीडीएस सीएपीएफ या फिर सिविल सर्विस एग्जाम में बैठो, चाहे किसी एग्जाम में, ठीक है। एसएससी में तो उतना डेप्थ नहीं पूछता है, हाँ सिंगल लाइन के फॉर्म में पूछ सकता है। तो जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्रूफ्स हैं किसके? सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी की, जो समुद्र की जमीन है वो कैसे बनी, और वो कैसे आज भी ऐसे दूर दूर जा रही, दूर और बन रही है और बन रही है और बन रही है। यानी कि कल को आने वाले आज से लाखों साल बाद जब हम देखेंगे, जब हम फिर से पुनर्जन्म आएगा हमारा, फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर से जब हम यूपीएससी की तैयारी में अगर उतरेंगे तो हम पाएंगे कि अटलांटिक ओशन और बहुत बड़ा हो चुका है। हो सकता है कि पैसिफिक ओशन छोटा हो चुका और अटलांटिक ओशन बड़ा हो चुका हो। क्यों? अभी समझ में आएगा। तो इट वॉज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। बोल रहे हैं कि समुद्र के बीचों बीच में वॉल्केनिक इरप्शंस कॉमन है एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन द एरिया। द रॉक इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड। अब तुम आ ही जाओ, तुम नहीं देख ही लो तुम। है क्या जहाँ पर भी प्लेटें, अब प्लेट वेट आ रही हैं, बस आ ही रही हैं वो, तो हम पढ़ेंगे कि प्लेटें होती हैं, तो अभी समझ लो बस प्लेट हैं ये। तो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दूर जाएंगी तो क्या होगा? प्लेटें किसके ऊपर तैर रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, मैग्मा या लावा के ऊपर। तो जब ये दूर जाएंगी तो दरार बनेगी, दरार से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा क्या? ना ना ना, पानी नहीं, मैग्मा निकलेगा। और जब मैग्मा निकलेगा तो वो जम जाएगा और रॉक बन जाएगी, चट्टान बन जाएगी। समझ आती बात? कल पढ़े थे रॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनरल्स। मिनरल क्या होता है? ग्रुप ऑफ ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये दूर जाएगी ये प्लेट और ये प्लेट, तो अंदर जिसके ऊपर फ्लोट कर रही है मैग्मा के ऊपर, तो दरार से मैग्मा निकलने लगेगा धगधगा के और जम जाएगा भगभगा के, और क्या बन जाएगा? चट्टान बन जाएगा सरसरा के। तो वही बोलना चाह रहा है कि जो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब यही है कि जो अंदर से मैग्मा निकल रहा है,
ठीक है, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा लाते हैं। रॉक्स, अब वो रॉक बन जाएगी, तो रॉक इक्वी डिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। अब तुम मुझे बताओ, धकधका के जो मैग्मा निकल रहा है ये, तो इधर भी फैलेगा इधर भी फैलेगा, दोनों तरफ फैलेगा, ठीक है। चट्टान बन गई है, ये भी चट्टान बन गई, दोनों की एज सेम होगी। बोल रहा है कि तुम ये क्या, मैग्मा निकला, बीच में ये बन गई रिज। रिज मतलब अड्डी, हिंदी में बोले तो अड्डी, एकदम देसी भाषा में अड्डी बन गई ऐसे। तो अड्डी के इधर और अड्डी के उधर ये जो चट्टान होगी, रॉक होगी, इसकी एज सेम होगी, समान होगी। क्यों? क्योंकि जब मैग्मा निकला होगा तो कुछ इधर गिरा होगा, कुछ इधर गिरा होगा, तो सेम। इनकी भी सेम होगी क्या? अगर ये मान लो कि ये 20 किलोमीटर और ये भी 20 किलोमीटर है, तो इनकी भी सेम होगी क्या? सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आज तुमको यहाँ दिख रही हैं, धीरे 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 यही तो यहाँ पहुँचेंगी। कैसे? ये आज यहाँ है, मैग्मा तो निकल रहा है, तो ये जो मैग्मा निकलेगा कहेगा ये चल खिसक उधर, फिर और निकलेगा, वो उसको बोलेगा खिसक उधर, तो खिसकता रहेगा खिसकता रहेगा खिसकता रहेगा खिसकता रहेगा खिसकता रहेगा। तो इसीलिए जब रिज से जितना दूर तुम जाओगे, रॉक की एज उतनी ही बढ़ती जाएगी। समझ में आई बात? बुद्धि में घुसी कि नहीं? हाँ या ना बताओ, तब आगे बढ़ें। जल्दी बताओ। ये बात जो है तुम्हारे बुद्धि में घुसी कि नहीं घुसी, कि रॉक इक्वी डिस्टेंट सेम एज की होगी और जितना दूर जाओगे रिज से उतना ही एज इंक्रीज करेगी। क्लियर है? आनंद को क्लियर है? बिल्कुल सही। मानसी को भी क्लियर है, मनोज को भी क्लियर है, यशराज को भी। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। बस वही लिखा हुआ है सब। रॉक क्लोजर टू मिड ओशनिक रिज आर नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट। भाई जो रिज के पास होगी वो तो एकदम अभी अभी एकदम जमी है ना, तो एकदम यंग होगी। एज ऑफ रॉक इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे दूर जाओगे क्रस्ट से, मिड ओशनिक रिज से, तो वैसे वैसे उम्र बढ़ती जाएगी चट्टान की। द ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। क्या ये बात हजम हो रही है? तुम बोलोगे नहीं नहीं हजम तो नहीं हो रही, हजम करवा दो सर, इसको भी करवा देते हैं। अब तुम बताओ मुझे, नहीं तुम ही बताओगे मुझे कि ये जो है ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तो कुछ नहीं है। जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ पर चट्टान बनी है, वो मिड ओशनिक रिज बनी है। तो सिंपल सी बात है भैया, मिड ओशनिक रिज तो बाद में बनी है, ये तो पहले से ही थे, ये तो पहले से ही थे। मिड ओशनिक रिज तो तब बनी है जब ये दोनों लोग दूर गए हैं। सिंपल सी बात है, बाद में बने हैं तो नए होंगे, यंग होंगे। तो ये जो मिड ओशनिक रिज यहाँ बनी, कहीं भी बनी, वो क्या होगी? यंगर होगी, क्योंकि ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ये तो बाद में बनी इनके बीच में मिड ओशनिक रिज। तो ये भी बात आपको आई थिंक हजम हो गई होगी अभी, कि किस तरह से ओशनिक जो क्रस्ट हैं, ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन दी कॉन्टिनेंटल रॉक्स। द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट इज नो वेयर मोर देन, एज बता रहा है कि 200 मिलियन, ज़्यादा नहीं, बस वही 200 मिलियन साल पुराना है, ज़्यादा नहीं है, बस 20 करोड़ साल पुराना है। और ये 3200 मिलियन साल। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये जो 10,000 50,000 साल ज्योग्राफी के लिए इज़ जस्ट लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे पलक झपकते हैं ना, जितनी देर पलक झपकने में लगता है उतना ही समय 50-60 हज़ार साल होते हैं ज्योग्राफी के लिए। कुछ नहीं होता 50-60 हज़ार साल में, समझ रहे हो तुम? बहुत ही माइनर चीज़ है। अब इस पे आ जाओ, एक एक पॉइंट। जब तक 5वां वाला देख ना लेना तब तक तुम गहरी सांस मत लेना। ले सकते हो गहरी सांस, लेकिन पानी वानी भी कुछ एकदम हिले ना, फोकस एकदम 5वें पॉइंट खत्म होने तक। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। बहुत पतले हैं सेडिमेंट। क्यों? अभी अभी बने हैं ना, बहुत पहले से। अभी मतलब बस 32 करोड़ साल पहले। ज़्यादा अगर होते हैं कि भाई नहीं 100-200 करोड़ साल पुराने हैं, तो मोटे हो जाते हैं जम जम के, और मैग्मा उसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है, इसलिए पतले हैं ये। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। डीप ट्रेंचेस, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस वाइल इन द मिड ओशनिक रिज एरियाज क्वेक फोकाई हैव शैलो डेप्थ। तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि जो डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं, जो अर्थक्वेक का फोकस या हाइपोसेंटर बहुत नीचे होता है, और एज कंपेयर टू जिनका फोकस पास में होता है, उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि जहाँ पर गड्ढा होगा, डीप ट्रेंच होगा, वहाँ पर जो भूकंप आएगा वो
डीप सीटेड होगा, बड़ा नीचे जाएगा, बड़ा बहुत नीचे तक जाएगा, लेकिन मिड ओशनिक रिज में नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। दिखाते हैं तुम्हें, ठीक, ध्यान से, बस आखिरी पॉइंट है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैसी बाउंड्री है? डाइवर्जेंट बाउंड्री है। क्या बनेगा? मिड ओशनिक रिज बनेगी, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट सेम होगी रॉकी एज, दूर जाओगे और पुरानी होती जाएगी चट्टान। समझ में आती बात? अब यहाँ भूकंप मान लो आया भी, तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा भूकंप। बगल में जरा राइट साइड देखो, दाएं अपने, ये प्लेट जो है ये इस प्लेट के नीचे धंस गई। क्या हुई? धंस गई है। तो धंस गई तो क्या होगा? गड्ढा बन जाएगा, ट्रेंच बन जाएगा। तो इसका भूकंप कहाँ आ सकता है? यहाँ पे। उसका कहाँ आ रहा था? यहाँ पे। इसका कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? डीप ट्रेंचेस, ट्रेंचे गड्ढा, हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक while in mid oceanic ridge the quake foci have shallow depth। क्या ये बात भी हजम हो गई? क्या ये बात हजम हो गई आपको? हजम हो गई तो बस वही है, हैरी हेस ने जो है 1961 में जो हाइपोथेसिस दी है, इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। बस मज़ा आया? नहीं, मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आना चाहिए पूरा, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, क्यों? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का, क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। इन दिस, सर जी जय श्री राम, जय श्री राम बेटा, ओम हजारे, जय श्री राम। फोकाई क्या होता है? बस दिल में वार करते हो सीधा यार तुम लोग। इंटॉक्सिकेटेड टॉक्सिक हैं, नाम देखो, इंटॉक्सिकेटेड टॉक्सिक। भाई हम पिछले क्लास में बता चुके हैं ना कि अर्थक्वेक का फोकस है। फोकस कोई फोकाई बोल देते हैं। फोकस का आई थिंक सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? फोकाई आई थिंक प्लूरल होता है ना, सॉरी सिंगुलर होता है आई थिंक। क्यों फोकाई सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? ये क्वेश्चन CAPF के पेपर में, पेपर 2 में पूछा जा चुका है, तुम देख लेना जाके। आई थिंक 2017-18 में पूछा गया था शायद, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है? अच्छा जल्दी बताओ, सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल होता है, ओके हाँ। तो उसी का फोकस का प्लूरल है वो, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल खेल रहे हैं हम यहाँ पे। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, तो ओशन फ्लोर में भी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स, 3 मेजर डिवीजन से बांट सकते हैं। कॉन्टिनेंट का मार्जिन, डीप सी का बेसिन और मिड ओशनिक रिज। बीच की जो है क्या? अड्डी। रिज को हम क्या बोलेंगे? अड्डी बोलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें दिखाते हैं यहाँ पर, बड़ा गंदा सा डायग्राम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए स्पेशल चाइना से मंगा। कहाँ गया यार वो? ये डायग्राम तो मैंने लगाया था यार, रुको यार, अन्याय हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे यार कहाँ गया वो डायग्राम? रुको, इतनी मेहनत से डाउनलोड करता हूँ लेकिन लगा नहीं यार। कोई नहीं बेटा, फील देंगे तुम्हें, हम चिंता मत करो, ठीक है। ये समुद्री लेवल है, एक सेकेंड, ठीक है, ये समुद्री लेवल है। अब तुमको क्या लगता है, जैसे कि ज़मीन है, जैसे तुम घूमने में जाते हो गोवा हुआ, ठीक है, तो समुद्र आता है, तो क्या समुद्र में से पैर डालते घुस जाते हो एकदम? ले डूब गए, ले चले गए अंदर, समा गए अंदर? ऐसा तो होता नहीं। धीरे धीरे ऐसे पानी शुरू होता है, धीरे धीरे ऐसे होता होगा, धीरे धीरे से मेरे समुद्र में आना, तो ऐसे गाता होगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी में पैर रखा और घुस गए सीधा। इसका मतलब ये है कि जो ओशनिक बाउंड्री है, मार्जिन है, वो ग्रेजुअली स्टार्ट होती है। और कैसे स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये, पहले शेल्फ, ठीक। फिर क्या होगी? ये एकदम से गिर जाएगी, एकदम से गिरेगी। धीरे धीरे जब तुम काफ़ी दूर चलते जाओ, काफ़ी दूर तक चलते जाओगे, तुम ये पाओगे एकदम से ढलान आएगी। उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके ऊपर नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, ढलान है ये शेल्फ है, ये स्लोप है, ढलान है, ठीक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर बात करेंगे ना, चलो पहले रुक जाओ, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गई। फिर यहाँ पर कॉन्टिनेंटल राइज होगा।
क्या होगा, धीरे से उठान आएगा। अभी ढलान थी, अभी उठान आएगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। ये पता है सवाल किस तरह से बनता है? अब तुम में से काफ़ी लोग लग रहा होगा अरे ये तो हमको लग रहा है अनइम्पॉर्टेंट है। कभी भी एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अगर तुमने ये अपने दिमाग में थॉट लाए कि ये इंपॉर्टेंट और ये अनइम्पॉर्टेंट है, तो बेटा जो अनइम्पॉर्टेंट है ना, बस समझ लो वहीं से सवाल बनने वाला है, पक्की बात है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया और कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। ऑर्डर पूछ लेगा कि इनको ऑर्डर में लगाओ ज़मीन से समुद्र में आते वक्त। और अभी यही नहीं, और सुनिए, यहाँ पर है आपका डीप सी प्लेन या फिर अबिसल प्लेन। क्या? डीप सी प्लेन या अबिसल प्लेन्स, वही सेम चीज़ ही है वो। तो याद रहेगा ये चीज़, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड अबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन। समझ में आ रही बात आपको? इतनी बात क्या आपको समझ में आई? मैं अब अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करना चाहूँगा। रुक जाओ, चित्रकला का प्रदर्शन तो आज हो गया रहेगा। देखो है क्या, ये है कंटेंट, जैसे धीरे, ये मतलब कंटेंट है, ठीक है। धीरे 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 धीरे, एक सेकंड रुकना, जैसे मान लो कि ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ज़मीन है, फिर धीरे धीरे समुद्र स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे हल्का सा ये शेल्फ होता है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, मैं CS लिख रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या सवाल पूछेगा? इसका जो ग्रेडियंट होता है 1 डिग्री और लेस का होता है, 1 डिग्री या कम से ढलान होती है, मतलब इसका जो ग्रेडियंट, जो स्लोप होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है सबसे वाइड कहाँ की, सबसे चौड़ी साइबेरियन शेल्फ है। कौन सी है? साइबेरिया में चले जाओ, वहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे चौड़ी है। सबसे नैरो कहाँ है? साउथ अमेरिका का वेस्टर्न वाला कोस्ट ले लो, चिली जो बॉर्डर, चिली वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट, वो सबसे नैरो है, ठीक। एकदम से गिरावट आएगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाएगा। देन ये जो है धीरे धीरे राइज करेगा, ये कॉन्टिनेंटल राइज होगा। ऑर्डर पता होना चाहिए आपको एकदम, ऑर्डर याद होना चाहिए आपको एकदम, है ना। एक सेकेंड, अब यहाँ से शुरू होगा डीप सी प्लेन। पिक्चर नहीं है तो क्या हुआ, हम बना देंगे, ठीक है। अब ये जो डीप सी प्लेन है, यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगी मिड ओशनिक रिज, जो कि हम पढ़ चुके हैं, यानी कि समुद्र के बीचों बीच में खड्डी देखने को मिलेगी, अड्डी देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ होगा। अब आओ तुम, ठीक है। यहाँ तुम्हें पहाड़ भी मिलेगा, जिसको सी माउंट बोलेंगे। ये पहाड़ में, अब क्योंकि पानी के अंदर है पहाड़ ये, ठीक है, तो जब पानी ऐसे चलेगा, पानी चलेगा चलेगा चलेगा, तो इसका जो टोपी है वो टोपी उतार देगा ये, तो इसका जो टॉप है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्योट, इसको बोलते हैं ग्योट। ग्योट क्या होते हैं? ग्योट होते हैं फ्लैट टॉप्ड, ग्योट होते हैं फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, यानी कि वो समुद्र, ये क्या है? सी माउंट है, ठीक है, समुद्री क्या है? पहाड़ है। तो इसका अगर फ्लैट टॉप हो जाए, सॉरी टॉप फ्लैट हो जाए, तो उसको ग्योट बोलेंगे, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द ओशनिक फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। तो जो भी हमारा ओशन के रिलीफ फीचर्स हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं किसमें? उनको हम डिवाइड करते हैं मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स में, ठीक है। उनको हम डिवाइड करते हैं मेजर और माइनर में। मेजर क्या क्या है? तो मेजर है पहले तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर इसने क्या किया अगर आप देखो तो इसने कॉन्टिनेंटल, जो 3 मेजर डिविजन्स बताए हमें, कॉन्टिनेंटल मार्जिन बताएं, डीप सी बेसिन बताएं और मिड ओशनिक रिज बताएं। लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ उस हिसाब से ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और जो आपके डीप सी प्लेन है, जिनको हम अबिसल प्लेन बोल रहे हैं, डीप सी प्लेन या अबिसल प्लेन्स, ये आपके मेजर में आ जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, समुद्र का पहाड़, ग्योट, अटोल। अटोल क्या होता है? अटोल होता है ऐसा रिंग शेप का कोरल, ऐसे गोल गोल करके कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ भी हम आगे देखेंगे,
ठीक है। कोरल रीफ इस तरह से होते हैं, तो गोल गोल ऐसे बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, इसको घेर लिया चारों तरफ से कोरल ने, ठीक है, घेर लिया चारों तरफ से, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपनी बंदूकें, है ना, गिरा दो, तो ये गिर जाता है, धीरे धीरे डूब जाएगा ये। जब ये डूब जाएगा, सी माउंट नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, क्या बचेगा? यही बचेगा, और इसके अंदर पानी भरा रहेगा, बस वही अटोल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये माइनर होते हैं। बाकी शेल्फ, स्लोप, राइज, अबिसल प्लेन, डीप सी प्लेन, ये मेजर होते हैं। लेकिन अगर आप कभी ऐसे तरह का सवाल पूछ ले आपसे कि भाई कितने मेजर डिवीजन, तो 3 मेजर डिवीजन एनसीईआरटी के हिसाब से। कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, डीप सी बेसिन है, और मिड ओशनिक रीजन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। कॉन्टिनेंटल मार्जिन दे इंक्लूड शेल्फ, स्लोप, राइज, अभी अच्छा ठीक है लिखा हुआ, शेल्फ, स्लोप, राइज और डीप ओशनिक ट्रेंचेस, यानी कि जो समुद्र के गड्ढे होते हैं वो। देन आपके एबिसल प्लेन मैंने बता दिया, जो डीप सी प्लेन होते हैं, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड द मिड ओशनिक रिज। तो जो मिड ओशनिक रिज थी और जो कॉन्टिनेंट का मार्जिन था उसके बीच में, ठीक है, आर द एरियाज वेर द कॉन्टेंट सेडिमेंट मूव बियॉन्ड दी मार्जिन गेट डिपॉजिटेड। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। मिड ओशनिक रिज पहले ही बता चुका हूँ, इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन दी ओशन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो अटलांटिक ओशन दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक बहुत लंबी माउंटेन रेंज है, मिड ओशनिक रेंज है, यानी कि समुद्र के अंदर बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये इतनी लंबी है कि हमारे ज़मीन के अंदर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज़ माउंटेन रेंज, ये पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो वो साउथ अमेरिका के यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन रेंज। कोई मुकाबला है इसका और इसका, है, तो वही बोल रहा है कि जो डीप ओशनिक जो रिज होती हैं बहुत लंबी होती हैं, लॉन्गेस्ट लैंडफॉर्म्स हैं ये पूरे हमारी अर्थ सरफेस में, ठीक है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, खत्म हो गई बात। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें, अभी आगे बढ़ें। फिर ये बोल रहा है कि अर्थक्वेक और वोल्केनो तुमको कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, तो तुमको मिलेंगे प्लेट बाउंड्री में। पहले ये हम देखने से पहले प्लेट बाउंड्री देखेंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है। कि कुछ चीज़ें हमें ऑर्डर में पढ़नी होंगी, जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी में दी हुई है उस ऑर्डर में नहीं, बल्कि अपने हिसाब से, जिससे मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। बताओ जल्दी से। हाँ दिशु सिंह, आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको लाइव ही पढ़ना है तो, है ना, या फिर आपको लगता है कि यार डाउट पूछ लेंगे यहाँ पे आराम से। चलिए, ओके। फोकायन वोल्केनो वाली बात समझ ही नहीं आई सर। फोकायर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फोकस क्या होता है, अर्थक्वेक जहाँ ओरिजिनेट करता है उसको फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे अर्थक्वेक कहाँ आता है, फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग आता है, जहाँ प्लेट बाउंड्री होती है। अब प्लेट दोनों आपस में कहाँ मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो अर्थक्वेक यहाँ आएगा। यहाँ कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो अर्थक्वेक यहाँ आएगा कि यहाँ आ जाएगा, है मैग्मा के अंदर अर्थक्वेक आ जाएगा, नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ पे यहाँ आएगा। तो किसका फोकस ज़्यादा डीप है, ट्रेंचेस का, गड्ढे का। मिड ओशनिक रिज का तो डेप्थ डीप नहीं है ना, ठीक। अब आ जाओ प्लेट टेक्टोनिक्स पे, आखिरी है ये चीज़, प्लेट टेक्टोनिक्स। 1967 की बात है, 3 दोस्त हुए, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। तीनों ने बोला, ठीक है, तीनों ने एक थ्योरी दी, केम आउट विद अनदर थ्योरी, अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक्स। अ टेक्टोनिक प्लेट कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट जब मैं बोलूँ तो कुछ और नहीं, वो जो लिथोस्फीयर पढ़ाए थे तुमको वही होती है वो। लिथोस्फीयर मतलब पूरा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। इज़ अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब, यानी कि ये बोला प्लेट 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 क्या होती है, प्लेट जो अभी तक हम कर भी रहे थे, प्लेट प्लेट, तो प्लेट कुछ और नहीं, लिथोस्फीयर ये होती है जो कि इरेगुलर शेप की होती है, ऐसे ऐसे चिकनी चिकनी नहीं निकलती है, ऐसे चिकनी चिकनी नहीं निकलती। जब हम तुमको अर्थक्वेक लाए थे तो हमने ऐसे नहीं बनाया था, ऐसे 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 बनाया था, फिर बोला था कि ऐसे लॉक हो गया, इधर जाना चाह रहा उधर जाना चाह रहा, फ्रिक्शन फोर्स ने बांध दिया इसको, हाँ। तो क्योंकि इरेगुलर शेप है तभी तो लॉक होंगी, ऐसे चिकनी चिकनी थोड़ी ना होंगी। तो irregular shaped slabs of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Plates move horizontally over the asthenosphere as rigid unit. क्या किसी
महान शख्सियत को यहाँ पर ये समझने में दिक्कत होगी कि ये लिथोस्फीयर जो है कि इसके ऊपर तैर रहा है, किसके ऊपर मूव कर रहा है, इसके ऊपर क्या है ये एस्थेनोस्फीयर। समझ आती बात? तभी तो जब ये दूर जा रही थी प्लेट तो दराज से ये निकल रहा था मैग्मा। समझ आती बात? तो ये वही चीज़ है, वही लिखी, कुछ नया तो नहीं है, कुछ नया तो नहीं है। प्लेट मूव कर रही हैं किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। अब क्या तुम चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो? आर्थर होम की थ्योरी को लिंक कर पा रहे हो कि ये लिथोस्फीयर जो पूरी प्लेट है, जब इसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो ऊपर प्लेट है मूव कर रही होगी और इसी की वजह से कॉन्टिनेंट भी मूव कर रहा होगा। तो बात समझे दया? बात ये है, इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट विच इज मूविंग, इट इज द प्लेट विच इज मूविंग। Continents are just a part of that plate, so that is why they also move. Is that clear or not? क्यों? A plate may be referred to as the continental plate or oceanic plate depending on, पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं, depending on which of the two occupy a larger portion of the plate। ये बोल रहा है कि जो प्लेट है वो पानी वाली भी हो सकती है और ज़मीन वाली भी हो सकती है। निर्भर इस बात पे करता है कि उस प्लेट के ऊपर पानी ज़्यादा है कि ज़मीन ज़्यादा है। जैसे हम ज़मीन में रह रहे हैं और हमें पता है कि जो हमारा समुद्र है कोर तक तो है नहीं, वो भी किसी ज़मीन के ऊपर टिका हुआ है। क्रिस्टल क्लियर? ओके, ठीक है, समझ आ गई बात। तो प्लेट को हम ओशनिक प्लेट बोलेंगे और कॉन्टिनेंटल, वो डिपेंड करता है कि उस प्लेट के ऊपर पानी ज़्यादा है कि ज़मीन ज़्यादा है। आज लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सब माइनर प्लेट। एसएससी वाला तुम्हारे आंखों के में सितारा बन जाना चाहिए, दोनों आंखों में चमक जानी चाहिए तुम्हारी आंखें, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कितनी मेजर है कितनी माइनर है। तो 7 मेजर है और कुछ माइनर है। कितनी माइनर है वो याद नहीं रखना, 7 मेजर है ध्यान रखना। अब मेजर और माइनर कैसे डिसाइड हुआ? प्लेट के साइज से। प्लेट बड़ी है तो मेजर, प्लेट छोटी है तो माइनर। अच्छा, मेजर कौन कौन सी 7 हैं? एंटार्क्टिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पैसिफिक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, अफ्रीका है और यूरेशिया है। यानी कि वो किसी ना किसी, और जो माइनर है कोकोस है, नास्का है, जुआन दे फूका भी देखेंगे, फिलिपिन अरबी। देख रहे हो कितना छोटा छोटा सा नाम है, किसी एक कंट्री वंट्री के नाम पे है। हाँ, ये पूरा कॉन्टिनेंट का नाम चल रहा है। एंड ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट या किसी बड़े महासागर का। एंटार्क्टिका महासागर है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक महासागर है। तो क्या ये याद करने में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी क्या कि कौन सी मेजर है? तुमको हम अगर दे दे पहचानने के लिए, जो अभी हम सवाल देखेंगे PYQs करेंगे यूपीएससी के, तो तुमको पहचानने के लिए पूछेगा, क्या तुम पहचान नहीं पाओगे? कि जो बड़े भारी नाम है, एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है ना, पैसिफिक महासागर है, 5 महासागर उनमें से एक महासागर है, ओशन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन पूरा अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिलके 2 कॉन्टिनेंट मिलके तो भाई ये तो मेजर ही होंगी, बड़ी बड़ी प्लेट होंगी ये। कोकोस, नाचका, अरेबियन, फिलीपीन, जुआन दे फूका, स्कॉटिया, ये सब क्या है? छोटी छोटी। देखो तुम्हारे लिए एकदम रंग बिरंगा रंगीनियत फैला रखे हैं यहाँ पे, रंग बिरंगा डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहा था ना, इसलिए लगाया। ठीक, तो ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अच्छा, अगर तुमसे हम पूछ लें सबसे बड़ी कौन सी बताओ, अच्छा मेजर में भी सबसे बड़ी कौन सी है बता दो। मेजर में भी सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? देखते हैं किस। आई एम फुली फ्रस्ट्रेटेड। आशु जी अभी, और जो बाकी लोग भी हैं जो इस तरह के डाउट पूछते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं डाउट का आंसर नहीं करूँगा, जो आपके इस तरह के डाउट्स होते हैं अदर दैन टॉपिक, तो वो बाद में पूछ लिया करें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, ब्रेक हो जाता है फिर वो टॉपिक। पैसिफिक आंसर आया, बिल्कुल सही। जुआन दे फूफा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जुआन दे जो फूफा है जुआन दे फूफा दिख रहे होंगे यहाँ पे। कहाँ गए जुआन दे फूफा? ये रहे जुआन दे फूफा। सबसे छोटी प्लेट है ये, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है। और सबसे बड़ी कौन है? इनके फूफा बगल, फूफा के नीचे। फूफा की वाइफ को क्या बोलते हैं? क्योंकि हमें फूफा हुआ है नहीं ना, तो इसलिए हमें पता नहीं है। बुआ बोलते हैं ना, बुआ बोलते हैं ना फूफा की वाइफ को, क्योंकि हमें बुआ हुआ है नहीं शायद, इसलिए हमें नहीं पता। तो पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट।
पैसिफिक इज़ दी लार्जेस्ट प्लेट, तो ये बुआ जी हैं, ठीक है, और ये फूफा जी हैं, ये स्मॉलेस्ट है। चलो हाँ, बुआ जी होती हैं, हाँ। तो अब इसमें क्या बताएं हमको, क्या बताएं, बहुत कुछ बताने को। तो यहाँ पर क्या है ना, डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बोल रहा है जहाँ पर 2 लाइन हमने बना रखी है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री को दिखा रहा है, जहाँ एक लाइन में 2 ऐसे बना रखे हैं ये कॉन्वर्जेंट को दिखा रहा है, और एक लाइन का मतलब है ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दया कि ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जैसे ये इंडिया है ना, ये यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट यहाँ से आई, यूरेशियन प्लेट यहाँ से आई, दोनों का टकराव हुआ, दोनों मिली और बन गई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो सर ऐसी प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, आओ बताते हैं तुम्हें क्या होता है, ठीक है, तब तुम्हें और समझ में आएगा अच्छे से, इसलिए हम तुरंत तुम्हें इस डायग्राम में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि हम जब भूकंप लाए थे, ठीक है, जब भूकंप लाए थे तो मैंने क्या बोला था, एक इधर एक उधर, रेगुलर शेप नहीं होती हैं, रेगुलर होती हैं, लॉक हो जाती हैं, और जब लॉक हो जाती हैं तो ये जो फोर्स के साथ उधर जा रही हैं ये ओवरकम कर देता है फ्रिक्शन फोर्स को, एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जहाँ से रिलीज होता है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जहाँ सबसे पहले वो वेव आके अर्थ सरफेस से मिलती है उसको एपीसेंटर बोलते हैं, यही बताया था। ऐसी प्लेट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, लेटरल स्लाइडिंग हो रही है जहाँ पे ना तो पास में आ रही है ना तो दूर जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, ऐसे मटक मटक चल रहा है, इधर ये इधर को मटक रही है उधर को मटक रही है, ट्रांसफॉर्म चल रहा है। कॉन्वर्जेंट में क्या है, दोनों पास आ रही हैं। अब देखो जब पास आएंगी तो क्या होगा, जब 2 लोग पास आते हैं तो एक को झुकना पड़ता है, कौन झुकेगा, जो भारी होगा, भारी वाला झुकेगा। क्यों झुकेगा भारी वाला, क्योंकि वो भारी है ना तो वो गिर जाएगा, और जब जो चीज़ भारी होती है वो गिर जाती है, हल्की वाली चीज़ ऊपर रहेगी, समझ में आई बात। तो ऐसे में होता क्या है, सबडक्शन जोन बन जाता है। ये क्या है, ये सबडक्शन जोन है, अर्थक्वेक तो आ ही सकता है, ठीक है। ये देख रहे हो ट्रेंच, गड्ढा बन जाएगा, गड्ढे में आपको पता है हमने पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक है वो डीप आ सकता है, लेकिन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में अगर देखो तो यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक, और यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही है ना अभी कि क्यों ट्रेंचेस में डीप वो होता है, ठीक है, और यहाँ पर शैलो फोकस्ड होता है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना कि जब ये अंदर जाएगा, तो कल हम तुम्हें बताए थे जब मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री से इग्नियस बनाना सिखाए थे, तो तुम्हें बताए थे कि जब ये प्लेट नीचे जाएगी, कौन जाएगी, जो भारी होगी। तो तुम मुझे बताओ कि कॉन्टिनेंट और ओशनिक क्रस्ट मिलेगी तो कौन नीचे जाएगी, बताओ जल्दी से। तो ये जब अंदर जाएगी तो इसमें मैग्मा, क्योंकि धधक रहा है, बहुत गर्म है, पिघल जाएगी, पिघल जाएगी तो पिघल के क्या बनेगा, मैग्मा ही बनेगा, क्योंकि ये चट्टान है, और चट्टान किससे बना था, मैग्मा से बना था, तो पिघल के क्या बनेगा, मैग्मा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्मा नहीं हो जाएगा, तो दरार देखते ही वो एक्स्ट्रा मैग्मा निकल जाएगा, और ये क्या बन गया, वोल्केनो बन गया। तो इसीलिए क्या, जब भी प्लेट आपस में मिलती हैं तो गड्ढा तो बनता ही, ट्रेंच, लेकिन तुम्हें आसपास जहाँ भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होगी उसके आसपास तुमको देखने को मिलेगा वोल्केनो, पक्का है, पक्की बात है। तुम देख लो जापान में कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है ना वहाँ पे, इसलिए बहुत सारे वोल्केनिक आर्क देखने को मिलेंगे। तो ये बात समझ में आई आपको कि किस तरह से जब 2 प्लेट आती हैं तो एक सबडक्शन हो जाता है, जब एक का सबडक्शन होगा तो वो जो सबडक्ट की है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, और गड्ढा बनेगा, ट्रेंच बनेगा, और वोल्केनिक आर्क्स बनेंगे। कॉन्टिनेंट और ओशनिक जब मिलेंगे तो ओशन वाली नीचे जाएगी, क्योंकि हम तुम्हें पढ़ाए थे आई थिंक दूसरे लेक्चर में ही कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो डेंसर होती है। क्या ये बात से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि नहीं है, कि कोई ऐसा है कि नहीं ये क्या है सर, ये तो नई चीज़ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो लाइट होती है, ये मोटी होती है, थिक होती है, थिक होती है लेकिन लाइट होती है, ये थिन होती है लेकिन भारी होती है, और भारी चीज़ें नीचे जाएंगी। बेटा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी के पास तुमको भेज देंगे अगर तुमने बार बार वही स्पैम किया, सर पाकिस्तान वालों को क्या किया जाए, पेल दिया जाए, वो सब किया जाएगा, लेकिन पहले यार टॉपिक को तो पढ़ लें, वो सब डिस्कशन होंगे अभी, हैं। तुम पाकिस्तान पर भी फोकस रखे हो, कैसे पेलोगे, ऑफिसर बनोगे तब, ऑफिसर कैसे बनोगे, जब पढ़ोगे तब, तो फोकस करो अभी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसको भी हम करेंगे, वो भी उसका पाकिस्तान का भी इंतज़ाम किया जाएगा। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट में क्या है, दोनों प्लेट दूर जा रही हैं, वो हम तुम्हें बता चुके हैं। जब दूर जाएंगी तो क्या होगा, अंदर से पानी निकलेगा नहीं, अंदर जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रही हैं वो चीज़ बाहर निकल आएगी, मैग्मा, और जम जाएगा।
ड्रिज बन जाएगी। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, नई क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाती है, मैग्मा निकला, रॉक बन गया, नई क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कंस्ट्रक्टिव रिज बनती है, कन्वर्जेंट इज डिस्ट्रक्टिव, और ट्रांसफॉर्म इज नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये इधर उधर। समझ में आई बात? तो अब क्या मैं इसमें वापस आ सकता हूं? अब क्या तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि क्यों ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? ठीक है, और अब तुम्हें ये बात समझ पे आ पाएगी। एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन लिखी हुई थी, एक सेकेंड, कहाँ गई वो लाइन? ये तो पढ़ लिए थे, पीछे था क्या वो? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ इन वोल्केनोज। अब ये तुम्हें समझ में आएगा। स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी। वो मैप देखो, यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉट। तुम लाइन ऑफ डॉट नोटिस करोगे अटलांटिक ओशन में, ऑलमोस्ट पढ़ लेते हैं पहले, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन फर्दर एक्सटेंड थ्रू द इंडियन ओशन, इट बाइफरकेट लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन कप। वन ब्रांच इधर जा रही है, उधर जा रही है, ये सब क्या चल रहा है भाई? ये सब कुछ नहीं चल रहा है, आ जाओ इधर। इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि पैसिफिक ओशन में है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? अभी जो मैंने दिखाया था वहाँ पर ये क्या थी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वॉल्केनो बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बताए थे कन्वर्जेंट में एक धंस जाती है, धंस के पिघल जाएगा ज़्यादा मैग्मा, फिर वो निकल आएगा कहीं से, जहाँ पर धंसा सबडक्शन जोन होगा उसके थोड़ा दूर तुमको एक वोल्केनो देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो रिंग बनी है, ये इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन में बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देख लो, वो बोल रहा है कि जहाँ इस तरह का तुमको देखने को मिलेगा वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। समझ में आई बात? कौन सी प्लेट है? पैसिफिक प्लेट। ये कौन सी है? जुआन दे फूका है, ठीक है। ये यूरेशियन है, ये नॉर्थ अमेरिकन है। अभी बात में समझ में दम है? क्योंकि क्यों कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वोल्केनो की, क्यों बहुत कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। तुम ले लो, तुम जापान वगैरह में रोज़ का हो गया है इंडोनेशिया में वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब भूकंप। क्यों? क्योंकि प्लेट बाउंड्री पे वो सिचुएटेड हैं, इसलिए प्लेट बाउंड्री में सिचुएटेड हैं जापान लोग, तो इसलिए आता है वहाँ पे। ये भी बात आपको क्लियर हो गई? येलोस्टोन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, येलोस्टोन पड़ती है, ठीक है। येलोस्टोन हॉट स्पॉट है, ये एक वन ऑफ दी हॉट स्पॉट। यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे वो जो क्या होते हैं, स्प्रिंग नहीं होते, स्प्रिंग मतलब पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी निकलता है। आपने देखा होगा जैसे कि इंडिया में हिमाचल में मणिकर्णिका करके जगह है, तो मणिकर्णिका से बहुत वहाँ पे गर्म गर्म पानी निकलता है, उनको स्प्रिंग बोलते हैं। गर्म पानी क्यों निकलता है? क्योंकि वो एक्चुअल में मैग्मा के थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कॉन्टैक्ट हो गया होगा मैग्मा से, तो उसने गर्म कर दिया होगा उसको। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट छू के आया होगा मैग्मा को, उसके आसपास की जो ज़मीन होगी ना, उसके वहाँ से निकल के आया होगा। वहाँ मैग्मा बहुत ऊपर होगा, इसलिए वहाँ से छू के निकला होगा, तो इसलिए बहुत गर्म गर्म निकल रहा है वो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मणिकर्णिका वो हिमाचल में पड़ता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये वहाँ पर का फेमस है, और एक बार ये देख लेना किसके किसके बीच में है, वो तो खार देखने से भी समझ में आ ही रहा है आपको। तो ये वही बात है, इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव, जैसा कि वैज्ञानिक ने बोला था, ये वो प्लेट मूव करती है, कॉन्टिनेंट उसका पार्ट होते हैं। जो मैंने चीज़ बताई थी वही है, लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म सब पढ़ चुके हैं। अब रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट आखिरी टॉपिक है, मतलब 2 मिनट का है बस मात्र, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये क्या भाई यार, मतलब तुम लोग अब बोलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन खैर चलो कोई नहीं, अब क्या ही बोलें हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ 1000 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन लाइक वाइक सब, चलो खैर कोई नहीं, दिल को बुरा लगता है लेकिन सह लेंगे इतना तो। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, तो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि प्लेट किस दर से मूव कर रही हैं, किस रेट से मूव कर रही हैं। तो ये बोल रहा है कि जो आर्कटिक रिज है वो उसका रेट स्लोवेस्ट है, सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, वो मूव कर रही है। और ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली हैज़ द फास्टेस्ट रेट। इस पे सवाल बना इस बार के सीडीएस एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। उसने पूछा ईस्टर आइलैंड किसका पार्ट है, पॉलिनेशिया ग्रुप का, फिर पूछा वो किसका टेरिटरी है, चिली का। ठीक है, वेस्ट ऑफ चिली है।
तो अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर फरमाते तो वो क्वेश्चन सही आंसर हो जाता। मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशन, ये सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है। दिखाते हैं आपको, ये है ईस्टर आइलैंड, कुछ यहाँ पे है, इसको मत समझ लेना। चिली तो यहाँ पे है लेकिन ये कुछ यहाँ पर है। तो ये जो बाउंड्री है सबसे तेज मूव कर रही है, लेकिन जो आर्कटिक रिज है ऊपर वाली, उसका जो मूवमेंट है वो सबसे धीमा है। और थोड़ा रेट भी ध्यान रख ही लेना। फोर्स क्या है प्लेट मूवमेंट का, तो हम देख चुके हैं कि कन्वेक्शन, वही फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि ये जो प्लेट मूव कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, तुम्हें पता है क्योंकि कन्वेक्शन सेल डेवलप हो रही हैं, कन्वेक्टिव फ्लो डेवलप हो रहा है, हीट विद, और ये जो कन्वेक्टिव फ्लो है, ये कन्वेक्शन करंट डेवलप क्यों हो रहा है, कहीं से तो एनर्जी आ रही होगी, कहीं से तो हीट मिल रही होगी, कहीं से तो थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो ये हीट जो आ रही है विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्स। तो इसके दो मेन स्रोत हैं। एक तो जो हमारे रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जो चीज़ों का रेडियो धर्मी जो उनका डिके हो रहा है वो, और जो पहले से यानी कि अर्थ जब बनी थी उस समय जो उसकी हीट थी उसको रेजिडुअल हीट बोलते हैं। वो दो मेन स्रोत हैं, इसको भूलेंगे नहीं। रेडियो एक्टिव डिके और रेजिडुअल हीट दो इसके मेन स्रोत हैं जहाँ से ये मैग्मा को मूव करने की एनर्जी मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारी प्लेट मूव कर रही है, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, चाहे कॉन्वर्जेंट हो, या फिर चाहे ट्रांसफॉर्म हो। ठीक, क्लियर रहती चीज़। द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मैंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको पढ़ाऊँगा जब हम आएंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज पे। ठीक, क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए जल्दी से। आज तो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि आज ऐसा कुछ छोड़ा नहीं हमने इस चैप्टर में। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका हैविंग बीन लोकेटेड साइड बाय साइड? पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? पहले 3 क्वेश्चन का आंसर करो और मार्क करके करना कि 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है। हाँ, तो हम वहाँ पर बताएंगे आपको क्यों हिमालयाज में वोल्केनो नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब वो चीज़ का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जब इस पे वापस आएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड मैग्मा, यस ओके। 8 बजे होती है कमल खोकर साइंस की क्लास। आज थोड़ा सा डिले हो गया था, 9 बजे हुई थी किसी कारणवश, लेकिन होती 8 बजे ही वो। ठीक है, तो किसने सबसे पहले पॉसिबिलिटी दी थी? तो ये दी थी अब्राहम ऑर्टिलियस ने सबसे पहले अगर पूछेगा। लेकिन अगर पूछेगा 1912 में किसने अपनी थ्योरी दी, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वो अल्फ्रेड वेगनर जी ने दी थी। हाँ, देन अगर आएंगे पोलर फ्लिंग फोर्स जो है रिलेट्स टू, तो पोलर फ्लिंग फोर्स का संबंध किससे है? पोलर फ्लिंग मैंने बताया था ना, रोटेशन से। सी हो जाएगा इसका भी कि भाई अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से पोल की तरफ चीज़ें भाग रही हैं, जो कि मतलब गलत प्रूव हुआ था बाद में कि ऐसा कोई पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स नहीं होता है। और भाई लोग भाग क्यों रहे हैं? एमसीक्यू नहीं लगाने, क्या मज़ा नहीं आता एमसीक्यू लगाने में? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा टेस्ट करके तो देखें कि भाई हम क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? कहीं मास्टर बेवकूफ़ बना के तो नहीं चला गया हमें? ये तो हमें टेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइनर प्लेट? माइनर कौन सी नहीं है? एंटार्क्टिका। क्यों? क्योंकि ये मेजर है, सिंपल। नास्का, अरेबियन, फिलीपीन, जिवान दे फुका, कोकोस, स्कॉटिया, ये सब क्या है? ये सब की सब के सब क्या है? माइनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई दोज वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग? जब डिस्कशन चल रहा था तो इनमें से किस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया था? वॉल्केनिक एक्टिविटी है मिड ओशनिक रिज के अलॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंदर से मैग्मा धधक रहा है, मैग्मा निकल रहा है बाहर। स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व इन द रॉक ऑफ ओशन फ्लोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ये तो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी का है भैया ये। ठीक है, एज ऑफ रॉक फ्रॉम द ओशन फ्लोर, 4th का डी कैसे दे रहे हो भैया? ये हमने देखा था ना कि एज जो होती है रॉक की इक्विडिस्टेंट सेम होती है, और दूर जाने पे उम्र बढ़ती जाती है। ठीक है, उम्र बढ़ती जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, फॉसिल्स का वगैरह का जो डिस्कशन हुआ था ये बाद में, मतलब ये अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में हुआ था। नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन रॉक्स ऑफ ओशन, तो वहाँ पर पीलियो मैग्नेटिक वो एविडेंसेस थे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पार्ट है बिल्कुल। आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलॉन्ग द हिमालयन बाउंड्री? तो कैसी प्लेट बाउंड्री हमने देखा था? इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। डेप्थ में नहीं देखा, जब हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, लेकिन ये आपकी कॉन्वर्जेंट। और कैसा कन्वर्जेंट? ये भी
ज़मीन वाली है, ये भी ज़मीन वाली है, तो कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम हो सकता है तुम्हें लगे कि सर कंटिनेंट ओशन मिलती तो ओशन वाली धंस जाती है, कंटेंट कंटेंट मिलेगी तो क्या होगा, तो रिलेटिवली जो थोड़ी सी ज़्यादा डेंसर होगी वो हल्की सी वो करेगी, ठीक है, धंसेगी। चलो भाई, तो अब आ जाओ अपने यूपीएससी के सवालों पे। यूपीएससी के सवालों पे चढ़ाई की जाए जल्दी से। नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, इनमें से कौन सी है जो प्रशांत महासागर में नहीं मिलेगी? नास्का, कोकोस, जोहान दे फोका, स्कॉटिया, बताओ। फन विदड्रॉ हार्ड डे वो होता है डे, वो डे होता है हार्ड डे जब आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई कल जो है मैं सुबह उठते ही एकदम फाइटर मोड पे आ जाऊंगा। फाइटर मोड इन द सेंस कि मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं सुबह 1 घंटे या फिर पढ़ लिया, किताब खोल लिया, फिर नोटिफिकेशन देख लिया, वो सारी चीज़ें। कल जो है नोटिफिकेशन गया तेल लेने, फ़ोन को रखूँगा साइड, ठीक है, और सुबह पहला ही स्लॉट मारूंगा 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे 2 घंटे, क्योंकि सुबह पढ़ एकदम उठता हूँ तो एनर्जी एकदम पीक पे होती है, तो 2 घंटे के मार दिया स्लॉट, पढ़ रहे हैं 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 पूरा दिन। ये होता है हार्ड डे। 2 घंटे पढ़े, ब्रेक लिया थोड़ा, फिर पढ़े। तो जब आपको किसी चीज़ से डर लगने लगता है, किसी सब्जेक्ट से डर लगने लगता है कि भाई ये चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही, या फिर ये तो मेरा बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया, अब करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, तो कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ करना है। क्या करना है? एक दिन डिसाइड कर लो, उसकी घेराबंदी कर दो कि आज तो सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या फिर आज तो सिर्फ यही 2 चीज़ें करेंगे, और जितना फिर चाहे उसके लिए नहाना ना पड़े तो नहीं नहाएंगे, या फिर लेट नहाना पड़े, भले वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, जो हमारा शेड्यूल है हो जाए, लेकिन आज तो ख़त्म करके ही सोएंगे। वो होता है हार्ड डे, ठीक। चलो, तो कौन सी नहीं है इसमें? पूछ रहा है पैसिफिक। नास्का भी थी, नास्का भी थी, जुआन दे फूफा भी थे, ठीक है, कोकोस भी था। स्कॉटिया नहीं है। स्कॉटिया तुम अगर देखो तो नीचे तुम्हें देखने को मिलेगी अटलांटिक वाले में, देखो। गर्दन बहुत दर्द करती है यार, कोई बताओ, किसी के है घर में कोई डॉक्टर वॉक्टर? ये नहीं है। कोकोस ये रही, नास्का ये रही, जुआन दे फूफा ये रहे, तो सब पैसिफिक में। स्कॉटिया जो है देख रहे हो तुम, ठीक है, स्कॉटिया ये है। ये क्या है? अटलांटिक ओशन है ये, हाँ। ठीक है, ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, इनमें से माइनर प्लेट कौन सी नहीं है? कोकोस, नास्का, कैरोलिना मारिन, या फिर अंटार्कटिका, बताओ। समझ में आई बात? हार्ड डे वाला। उनको बोला भी कि सर को मैसेज फॉरवर्ड कर दो, मैसेज चल रहा था बट मैच की वजह से। तो आशु जी क्या दिक्कत है आपको? क्या मैसेज किया था आपने? मनोज जी, बैच वाले बच्चों को डाउट का कुछ करो, करेंगे करेंगे करेंगे, अब चिंता मत करिए। भी क्या ना, अभी हमारा पहला हफ्ता है, ये फर्स्ट वीक है, ठीक है। फर्स्ट वीक थोड़ा कंप्लीट होनी चाहिए, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जानी चाहिए। अभी प्लान कर रखी चीज़ें, हमारी एक टीम के जो मुख्य सदस्य हैं वो किसी और चीज़ में अभी व्यस्त हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही फ्री होते हैं 3-4 दिन में, तो आपके लिए कुछ चीज़ें खटाखट ऐसी ऐसी प्लान कर रखी हैं। आपको जो है ना, क्लास में तो आनंद आता ही है, क्लास के बाद भी आनंद आएगा, है। नॉट अ माइनर प्लेट, कौन सी नहीं है? क्योंकि मेजर। अरे ये तो यही क्वेश्चन है यार, ये तो यही क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा बस चेंज कर दिया उन्होंने, ओके। कुछ एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड, तो क्या एडवांटेज है? देख रहे हो, हार्ड डे की जब बात करी तो ज़्यादा स्टूडेंट आ गए थे। सबको स्ट्रैटेजी जाननी चाहिए रहती है, लेकिन पढ़ना नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड: सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। एडवांटेजेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड। नहीं भैया, ये आइसलैंड में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है कोई मिड ओशनिक रिज वाली एक्टिविटी नहीं थी, है कि यहाँ पे नई लैंड क्रिएट हुई है ना, ना ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन? इंडियन ओशन में क्या देखने को नहीं मिलेगा? वैसे तो ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी कर दो, ठीक है। ये आपका आंसर इसका फिलिपीन ट्रेंच होगा, कि फिलिपीन ट्रेंच जो है ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक का पार्ट है, ना कि इंडियन ओशन का, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। फिलिपीन जो ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब गड्ढा, ठीक है, जब 2 प्लेटें मिलती हैं तो गड्ढा बनता है। सबडक्शन जोन विद रेफरेंस टू प्लेट टेक्टोनिक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्री? तो सबडक्शन जोन जो होता है वो किस प्लेट बाउंड्री में बनता है? कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में? बताओ जल्दी से। डाइवर्जेंट में तो मिड ओशनिक रिज बनती है, कन्वर्जेंट में बनता है गड्ढा।
सबडक्शन जोन। तो 1 ओनली। एक और करो। ये इस बार का सवाल है, मतलब जो इस बार आया था CDS के, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे। सर शिलाजीत लो नेक सही हो जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? अरे ना जाने क्या क्या कर लिया, सब कुछ कर लिया यार। नहीं ठीक नहीं हुई यार, दर्द है जीवन के बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये पोलिनेशिया ग्रुप है। ये पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, ये सब पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ये सही है। और ये साउथ अमेरिकन नेशन चिली की टेरिटरी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 and 2। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर ये पूछ रहा है, ओके 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 ओके, यहाँ पर ये नहीं है कि भाई किसके पास में है ना। ये पूछ रहा है कि टेरिटरी किस कंट्री की है। ओके, तो है तो मेरे हिसाब से चिली की है ना ईस्टर आइलैंड। तो है तो चिली का ही शायद, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है। मैंने अभी आंसर की भी करवाई तो उसमें चिली बताया था मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। सर डिजिटल नोट्स का कैसे मिलेंगे? डिजिटल नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको परमार एकेडमी जो है हमारा एक एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए तो हम अगले यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, कल से, मतलब ये तो कर ही चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 6 से स्टार्ट करेंगे कल। तो जिन लोगों को भी डिजिटल नोट्स चाहिए और वीडियोस चाहिए, क्योंकि ये तो प्राइवेट हो ही जाते हैं, तो फिर पैसिफिक में नहीं जाना है आप